गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्षितिज काव्यखंड में संकलित पाठ उत्साह का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी का जन्म 1899 में महिषादल नामक स्थान पर बंगाल में। मूल रूप से ये उन्नाव जिले के रहने वाले थे, लेकिन इनके पिता को अपनी आजीविका के कारण बंगाल में जाना पड़ा। निराला जी का हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली तीनों भाषाओं पर समान अधिकार था। एक अच्छे कवि के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी थे। निराला जी को क्रांतिकारी कवि के रूप में माना जाता है। छायावादी कवि है और छायावाद की विशेषता है अंतर्मन के भावों को प्रकृति से जोड़ना। और जो हमारी कविता है उत्साह, ये बादल पर आधारित है और बादल निराला जी का प्रिय विषय है। इन्होंने बादल पर अनेक रचनाएं की। तो उत्साह कविता एक आह्वान गीत है। आह्वान का अर्थ होता है पुकारना। निराला जी ने बादल को पुकारा है, उसको आमंत्रित किया है। तो ये जो हमारी कविता है, इसको हम दो अर्थों में पढ़ेंगे। निराला एक तो शाब्दिक अर्थों में और एक सांकेतिक अर्थों में, क्योंकि इस कविता की रचना उस समय हुई है जब हम परतंत्र थे। लोग शायद मान ही चुके थे कि अब हमें परतंत्रता का जीवन जीना होगा, लेकिन जैसा आपको पता है कि कलम की धार में तलवार की धार से भी अधिक शक्ति होती। अगर हम इतिहास की बात करें तो अभी तक जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, सब में साहित्यकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी कि भारत की स्वतंत्रता में भी साहित्यकारों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये कविता है उत्साह। इसमें भी कवि जो है लोगों के अंदर जो अपने जीवन से निराश हो गए हैं, जो हताश हो चुके हैं, उनके अंदर एक नई आशा का संचार करने वाले, एक नए उत्साह का संचार करने वाले कवि ने इस कविता की रचना की है। तो उत्साह कविता में कवि क्या कहते हैं कि बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ। कवि क्या कहता है, बादल से कहता है कि ओ बादल तुम गरजो। बादलों का आह्वान कर रहा है। आह्वान का मतलब है बुलाना, पुकारना। तो यहाँ पर कवि ने जो है बादल की एक मनुष्य के रूप में भी कल्पना की है, और जहाँ मनुष्य के रूप में कल्पना है वहां कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण। तो कवि बादल को संबोधित करते कहता है कि बादल तुम गरजो। घेर घेर घोर गगन धारा धरो, घेर घेर कर गगन को, आकाश को घेर कर, धारा धर ओ। धारा का अर्थ होता है तेज प्रभाव। तेज प्रभाव को धारण करने वाले अर्थात बादल, तुम जोर से गरजो। और बादल के स्वरूप का वर्णन किया है कि ललित ललित काले घुंघराले, कि बादल कैसे हैं, ललित हैं, सुंदर हैं और काले घुंघराले। जैसे बाल कल्पना कैसे पाले, एक शिशु से तुलना की है कि जैसे बच्चों की कल्पनाएं होती हैं वो अस्थायी होती हैं, उनका कोई एक निश्चित आकार नहीं होता। वैसे ही बादल कैसे हैं, काले घुंघराले। काले घुंघराले बालों के समान है, एक दूसरे में उलझे हुए हैं और अस्थायी है, उनका कोई एक निश्चित आकार नहीं है। और क्या कहते हैं कि विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन देने वाले। विद्युत का अर्थ होता है बिजली, कि जब आकाश में बिजली, जब बादल होते हैं आकाश में बिजली चमकती है। तो ऐसे ही कवि यहाँ क्या क्या कह रहा है कि विद्युत की शक्ति है तुम्हारे पास, कब छवि उर में कवि नव जीवन देने वाले, और एक कवि के समान नया जीवन देने वाले हो। जैसे जब बारिश होती है तो नए पेड़ पौधे निकलते हैं, नए पेड़ पौधों को नए उगते हैं और साथ ही पुरानों को भी नया जीवन मिलता है। तो ऐसे ही कवि के रूप में कवि क्या कह रहा है कि लोगों के अंदर एक नई आशा का संचार करने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, कि वज्र छिपा, वज्र शस्त्र होता है, हथियार होता है, कि तुम्हारे पास एक वज्र की शक्ति है, यानी कि क्रांति लाने की तुम्हारे मन में, तुम्हारे अंदर शक्ति है। नूतन कविता, उस नूतन कविता से, उस नई उम्मीद से, उस नई आशा से फिर से इस संसार को भर दो। बादल गरजो के, और ये तो हुआ इसका शाब्दिक अर्थ। और कवि कहना क्या चाहते हैं इसमें कि चारों तरफ जो है हिंसा का, क्रूरता का वातावरण था, निराशा का वातावरण था, और नया
नई क्रांति लाने के लिए, नया परिवर्तन लाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विध्वंस की, विप्लव की। विध्वंस का अर्थ होता है विनाश, विप्लव का अर्थ होता है विद्रोह। और क्रांति चेतना संभव है किससे? क्योंकि जब किसी हम पुरानी चीज को हटाते हैं, नई चीज लाते हैं, तो क्या करना पड़ता है? हमें विनाश करना पड़ता है, विध्वंस करना पड़ता है। और विप्लव का अर्थ होता है विद्रोह। तो क्रांति लाने के लिए विद्रोह करना पड़ता है। तो लोगों को इसके माध्यम से उनके अंदर एक नई उम्मीद का, नए जोश का, नए उत्साह का संचार करते हैं कवि। फिर क्या कहते हैं? विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदान के सकल जन। विकल विकल, विकल का अर्थ होता है व्याकुल, कि व्याकुल थे। उन्मन का अर्थ होता है अनमने थे, कि सारे लोग जो है गर्मी के कारण बहुत ही व्याकुल थे। विश्व के निदाग, निदाग कहते हैं गर्मी को। सकल जन, सकल का अर्थ होता है सारे लोग। सारे लोग जो है संसार के गर्मी से बहुत अधिक परेशान थे, बहुत अधिक व्याकुल थे, अनमने थे, किसी काम में उनका मन नहीं लग रहा था। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। क्या कहते हैं कवि? कि आए अज्ञात दिशा से, तभी अनजान दिशा से आकाश में बादल छा गए। पता ही नहीं लगा कि बादल किस दिशा से आए और अचानक आकाश में छा गए। अनंत कहते हैं बादलों को। और तप्त धरा जल से फिर भर दो, और तप्त हुई धरती को फिर से जल से शीतल कर दो। यानी कि चारों तरफ हमारे देश में हिंसा का और निराशा का जो वातावरण था, उसको सही करने के लिए अनजान दिशा से कोई व्यक्ति आया और सबको शांति प्रदान कर गया। यानी कि अनजान दिशा से कोई एक ऐसा विचार हमारे मन में आया, एक नया उत्साह उत्पन्न हुआ, जिससे हम स्वतंत्रता की ओर अग्रसित हुए। तो इस कविता में हम देखेंगे कि कवि ने प्रकृति चित्रण के साथ प्रकृति का मानवीकरण किया है। जैसे उसने बादलों को कहा कि बादल गरजो, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? मानवीकरण, मानवीकरण। अब घेर घेर घोर गगन, घेर घेर में कौन सा हो गया? अनुप्रास हो गया। और कौन सा हो गया? पुनरुक्ति हो गया। अब हमने देखा कि कवि ने इसमें अलंकारों का प्रयोग किया है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे ललित ललित है, विद्युत है, धाराधर है, नवजीवन है। तो कवि की भाषा कैसी हो गई? तत्सम, परिष्कृत तत्सम भाषा प्रधान हो गई। इसमें अलंकार हो गए, कौन कौन से हो गए? मानवीकरण हो गया, अनुप्रास हो गया, पुनरुक्ति हो गया। और इन आधार पर कविता में काव्य सौंदर्य उत्पन्न होता है। और एक और आधार हुआ यहाँ पर कि ललित ललित, घेर घेर, इसमें नाद सौंदर्य की उत्पत्ति हो रही है। जो नाद के आधार पर, आवाज के आधार पर, इसे कहते हैं नाद सौंदर्य। नाद सौंदर्य हमें देखने के लिए मिलता है। तो कवि ने यहाँ क्या कहा? इस कविता का एक बार फिर से हम सार देखेंगे कि कवि ने इस कविता में दो रूपों में कल्पना की है। एक ललित, एक सुंदर कल्पना, एक बादल के रूप में, सुंदर बादल के रूप में। दूसरा, कवि ने जो है जो प्रकृति है उसके समग्र रूप का वर्णन किया है, उसके हर पहलू का अध्ययन किया है कि किस तरीके से हमारे समाज की दशा थी, किस तरीके से समाज में परिवर्तन आ सकता है, किस तरीके से समाज में क्रांति ला सकती है। और जिस समाज में जो क्रांति आ सकती है किसके माध्यम से आ सकती है? कवि के। तो कवि के रूप में उसकी कल्पना की। ये कविता होगी हमारी उत्साह। अब निराला जी द्वारा रचित एक और छोटी सी कविता की क्लास में इसमें अट नहीं रही है। इसमें भी कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया कि प्रकृति का मानवीकरण क्या है, प्रकृति की मनुष्य के रूप में कल्पना की है। तो अट नहीं रही कविता में कवि ने फागुन मास का वर्णन किया है। हिंदी महीनों के अनुसार फागुन का महीना आता है, ये फरवरी और मार्च के बीच में आता है, जिस समय मौसम बहुत ही सुहावना होता है। बहुत अधिक सर्दी के बाद ना अधिक गर्मी होती है, ना अधिक सर्दी होती है। हर किसी के मौसम बहुत ही सुहावना लगता है, हर प्राणी को, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो पक्षी है, हर किसी को, पशु है, हर किसी को ये मौसम बहुत ही सुहावना लगता है। और यहाँ तक कि प्रकृति को, पेड़ पौधों को भी सबसे अधिक जो फूल खिलते हैं वो इस मास में, इस फागुन के मास में खिलते हैं।
तो कवि ने यहाँ वर्णन क्या किया है कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कि अटने का मतलब समा नहीं रही है। आभा का अर्थ होता है सौंदर्य या चमक, फागुन का मतलब फागुन का मास, यानी कि फागुन को एक मनुष्य के रूप में माना है। तो क्या कहता है कि आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, जो फागुन मास का जो महीना है इसका जो सौंदर्य है वो इसके शरीर पर, इसके तन पर समा नहीं पा रहा है। यानी कि फागुन के मास में चारों तरफ प्रकृति का जो सौंदर्य है वो छलक रहा है, यानी कि प्रकृति का सौंदर्य जो है सर्वव्यापक है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। क्या कहते हैं कभी कि कहीं सांस लेते हो, तुम कहीं सांस लेते हो। सांस लेने का मतलब क्या है यहाँ कि जब सुगंधित हवाएं चलती है इस महीने में तो वो घर भर देते हो, हर घर को सुगंधित कर देती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। उड़ने को नभ में, नभ का अर्थ होता है आकाश, तो हर किसी को उड़ने के लिए विवश कर देते हो। उसके मन में इतना अधिक उत्साह पैदा होता है कि वो अपने आप को हल्का महसूस करता है, उड़ने को विवश हो जाता है। कहने का अर्थ है कि जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो चारों तरफ हमें सौंदर्य दिखाई देता है, चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण दिखाई देता है। और सौंदर्य भी कैसा है, जो सर्वव्यापक है। जैसे आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। अगर मैं चाहूं कि प्रकृति के सौंदर्य को ना देखूं, लेकिन कहीं तो दृष्टि जाएगी ना, तो चारों तरफ जो है प्रकृति का सौंदर्य फैला हुआ है। अगर मैं चाहूं कि आंख हटा लूं तब भी नहीं हटा सकता, क्योंकि किसी न किसी रूप में चारों तरफ प्रकृति का सौंदर्य फैला हुआ है। जैसे पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। पत्तों से जो डाल है वो लदी भी है, नए नए पत्ते आने शुरू हो गए हैं, कहीं हरे पत्ते हैं, हरे भी कई तरह के हरे हैं, लाल हैं, तो कहीं हरी कहीं लाल, तो अलग अलग रंग की, यानी कि प्रकृति के अनेक रंगों का वर्णन किया है। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमान। क्या कहते हैं कवि कि कहीं पड़ी है उर्मे, उर्का होता है हृदय मध्य में, तो ऐसा लगता है मानो फागुन के तन पर जहां बहुत अधिक फूल खिले हुए हैं कि उसने मानो रंग बिरंगे खुशबूदार सुगंधित पुष्पों की माला पहन रखी हो। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। पाट 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 का अर्थ क्या होता है, जगह जगह, कि जगह जगह प्रकृति का जो सौंदर्य है वो फैला हुआ है, पट नहीं रही है, समा नहीं पा रही है। तो कवि ने जो है समाने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे अटना, अट का अर्थ भी है समा नहीं पा रहे, सट नहीं रही है, सट का अर्थ भी है समा नहीं पा रही है, और पट नहीं रही है, यानी कि शब्दों का चमत्कार उत्पन्न किया है इसमें। बहुत ही सरल शब्द हैं और उनसे प्रकृति के मनोहारी सौंदर्य का वर्णन किया है कि जो हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ये हुआ आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित दोनों कविताओं की व्याख्या। इसकी भाषा कैसी, काव्य सौंदर्य फिर से हम कर लेते हैं कि किस तरीके से कवि ने अपने तत्सम शब्दों का प्रयोग किया। परिष्कृत कहेंगे, परिष्कृत तत्सम शब्दों की प्रधानता है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, मानवीकरण है। आशा है सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू।